हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगाई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज हम करेंगे एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड इस फंड का एनालिसिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड जो है, ये बेसिकली ये जो फंड है ये इन्वेस्ट करता है श्रोडर इंटरनेशनल फंड ग्लोबल डिसरप्शन में। तो ग्लोबल डिसरप्शन से क्या मतलब है वो हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे। और इसका एनएफओ जो है 10 to 21 मई तक है। तो यूजुअली मेरा कहना है कि क्योंकि ये ओपन एंडेड फंड है तो इसलिए हमें एनएफओ में पार्ट नहीं लेना चाहिए। एनएफओ के पोस्ट हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि एनएफओ का ऐसा कुछ मेजर बेनिफिट नहीं है। इसके फंड मैनेजर्स की बात करें तो हितेश दास और आर शिवा कुमार है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकी अंडरलाइंग एसेट एक दूसरा फंड है और वो फंड डिसाइड करता है कि ये कौन से वाले स्टॉक्स इसमें पिक होंगे। अब इस फंड की बात करें तो ये फंड बेसिकली डिसरप्शन वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। यूजुअली जो भी बिजनेस होते हैं वो चार तरह के बिजनेस होते हैं। एक होता है डिसरप्टर जो बेसिकली कंप्लीटली एक नया इनोवेशन लाते हैं। दूसरे होते हैं एनेबलर। एनेबलर जो होते हैं वो बेसिकली जो भी चेंज होता है वो कंड्यूट करते हैं। और तीसरे होते हैं अडेप्टर्स, यानी कोई भी चेंज होता है उस चेंज के साथ अपने आप को अडेप्ट करने का है, बेसिकली पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना और उस पॉजिटिव चेंज के साथ धीरे धीरे मूव करना। और चौथे है डिनायर। तो डिनायर जो होते हैं वो यूजुअली जो है ट्रेंड को फॉलो नहीं करते और ये वाले बिजनेस अक्सर जो है कोलैप्स कर जाते हैं। जैसे कोडैक एक एग्जांपल है, बहुत ही बेहतरीन। जो कोडैक के कैमरेस बहुत पॉपुलर हुआ करते थे या कोडैक की फिल्म्स बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, और वहीं जब डिजिटलाइजेशन हुआ और उन लोगों ने डिजिटल फोटोग्राफी को एक्सेप्ट नहीं किया तो बेसिकली वो वाइप आउट हो गए मार्केट से। तो इसलिए ये जो फंड है ये तीन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। और ये अगर हम बात करें तो डिसरप्शन या इनोवेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारी कंपनीज है जो डिसरप्शन लाती है। जैसे कि फिनटेक है। फिनटेक में मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल दूं तो जीरोधा है, आज के टाइम पे एक डिस्काउंट ब्रोकर है, बट वो बेसिकली टेक्नोलॉजी के दम पे फिनेंस डोमेन में बहुत अच्छा कर रहा है। तो इस तरह के इनोवेशन फिनटेक में हो सकते हैं, डिजिटलाइजेशन हो सकता है, ई कॉमर्स हो सकता है, एनवायरमेंट हो सकता है, हेल्थ केयर, न्यू कंज्यूमर, कम्युनिकेशन, फूड एंड वाटर, ऑटोमेशन। तो ये कुछ मेजर सेगमेंट्स है जिस सेगमेंट्स में ये फोकस कर रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू। शॉर्टर ग्लोबल डिस्ट्रप्शन की बात करें तो ये 2018 में ही लॉन्च हुआ था, तो बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है ये। हार्डली 2.5 years पुराना फंड है। जबकि ये जो फंड हाउस है ये बहुत ही पुराना और बहुत ही पॉपुलर फंड हाउस है, यूरोप बेस्ड। और इस फंड की पर्टिकुलरली बात करें तो सिंस इंसेप्शन 33% के सीएजीआर रिटर्न्स है एज ऑन 31 मार्च 2021। अब इसमें कुछ कॉमन क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहला तो ये कि ये फंड ऑफ फंड क्या होता है। तो फंड ऑफ फंड बेसिकली ये होता है कि कोई भी आप म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट करो उसका अंडरलाइंग एसेट जो है वो कोई स्टॉक नहीं है बल्कि एक और फंड है। और वो जो फंड है ना वो फंड जो है डायरेक्ट स्टॉक्स में या ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करता है। इसके इंडेक्स की बात करें तो यूजुअली एमएससीआई, ये बेसिकली मॉर्गन स्टैनली का एक इंडेक्स है अक्रॉस वर्ल्ड। ये इंडेक्स को ये फॉलो करता है एज बेंचमार्क। हालांकि आज हम कंपैरिजन इसका नैस्डैक 100 से करेंगे और उसका प्राइमरी रीजन ये है कि इसका मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट यूएस के टेक स्टॉक्स में ही है। तो यूजुअली इसमें इन्वेस्टमेंट उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनकी इन्वेस्टमेंट हॉराइजन मोर देन 5 years है। और इंडिया की पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया में बहुत लोग आज के टाइम पे ऑलरेडी यूएस के फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी एक फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो डाइवर्सिफाई करने का बहुत ज्यादा मेजर मेजर रीजन नहीं बनता है। और उसका रीजन भी हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे। बट फिलहाल के लिए मैं अगर बोलूँ तो अगर आपके पास एक अच्छा इंटरनेशनल फंड है तो आपको ये फंड में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड में कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर आपने ऑलरेडी एक इंटरनेशनल फंड नहीं लिया हुआ है तो आप इसको देख सकते हो, लेकिन आपका टाइम हॉराइजन मोर देन 5 years होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपको इन्वेस्टमेंट लमसम में नहीं बट इन एसआईपी करना चाहिए। और उसका मेजर रीजन ये है कि लास्ट 1.5 years में यूएस के टेक स्टॉक्स जो है बहुत ज्यादा रैली किए हैं और इसमें कंसोलिडेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम आ सकता है। तो इसलिए आपको एसआईपी के थ्रू इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एग्जिट लोड की बात करें तो पहले 10% इन्वेस्टमेंट पे कोई एग्जिट लोड नहीं है और उसके बाद जो है 1% का एग्जिट लोड है। और ये एग्जिट लोड सिर्फ पहले 12 मंथ्स के लिए, यानी अगर आप मोर देन 12 मंथ्स इन्वेस्ट करते हो तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। अब अगर हम इसके अंडरलाइंग फंड की बात करें, श्रोडर इंटरनेशनल ग्लोबल डिस्ट्रप्शन फंड, तो ये जो फंड है इस फंड की अगर हम एसेट देखें तो देख सकते हैं ये बेसिकली ग्रोथ वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और मेजॉरिटी इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्ज कैप सेगमेंट में है।
और अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखें तो 34 का पीई है फंड का, और वही प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखें तो 6 के आसपास है। तो दिखता है कि मोर और लेस ये थोड़ा महंगे वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स पिक करता है, और उसका मेजर रीजन ये है कि हाई सेल्स ग्रोथ वाली कंपनीज ये फोकस करता है। और अगर हम कंट्री वाइज अगर देखें तो ये जो फंड है इसका 63% फंड जो है वो यूएस मार्केट में इन्वेस्टेड है। जापान में अराउंड 6%, चाइना में अराउंड 5%, ताइवान में अराउंड 3.5%, नीदरलैंड्स में ऑलमोस्ट 3.5%, साउथ कोरिया में 3%, यूके में ऑलमोस्ट 3%, स्वीडन में 2%। तो आप देख सकते हो मेजोरिटी 63% जो है वो यूएस में है, और चाइना और बाकी एशियन कंट्रीज में ऑलमोस्ट 10% के आसपास है, और वहीं जो है यूरोप में जो है ये ऑलमोस्ट 25 to 30% का इन्वेस्टमेंट है। तो ये है इसकी मोरलेस रीजन वाइज इसकी इन्वेस्टमेंट। टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट में 4%, 4.5% के आसपास का स्टेक है। ताइवान सेमीकंडक्टर में ये ऑलमोस्ट 3.5% का स्टेक है। Amazon की बात करें तो ऑलमोस्ट 3.5% का स्टेक है। अल्फाबेट की बात करें तो 3.26% का स्टेक है। अल्फाबेट यानी गूगल। और टेंसेंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑलमोस्ट 2.5% का स्टेक है। तो टेंसेंट की जब हम बात करें तो ये बेसिकली अंडरलाइंग कंपनी जो है ये टेंसेंट पेरेंट कंपनी है, और इसके अंडर बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज है जो एआई, मशीन लर्निंग और नए टेक्नोलॉजी बेस्ड है। इसके बाद अगली कंपनी है एप्पल। एप्पल में इसका 2% के आसपास का स्टेक है। अगली कंपनी है एएसएमएल होल्डिंग। तो एएसएमएल होल्डिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 2% का स्टेक है। अगर आपको इस कंपनी के बारे में आइडिया नहीं है तो मैं आपको जस्ट बता दूं, तो एएसएमएल जो है ये बेसिकली जितनी भी सेमीकंडक्टर कंपनीज है उसको सप्लायर की तरह डील करता है। तो आप देख सकते हो मोस्टली ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज है, चाहे वो डायरेक्ट टेक्नोलॉजी में हो या सेमीकंडक्टर्स हो या न्यू एज टेक्नोलॉजी हो, इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। और सैमसंग की बात करती है ऑलमोस्ट 1.5% का स्टेक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखें तो स्टाइल अगर देखें तो ये ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, और वही क्योंकि ये ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल है तो डिविडेंड जो आपको लो मिलेगा। मोमेंटम आपको हाई मिलता है, यानी हाई वोलेटिलिटी रहती है, और यूजुअली ये अप ट्रेंड में ही रहता है। लास्ट कुछ सालों में यूएस के टेक कंपनीज और अक्रॉस वर्ल्ड टेक कंपनीज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो आपको अपवर्ड मोमेंटम ट्रेंड दिखेगा, हालांकि इसमें बहुत हाई वोलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लिक्विडिटी की बात करें तो ये जितनी भी कंपनीज है मोस्टली लार्ज कैप कंपनीज है और अच्छी खासी लिक्विडेबल है। और कंपनीज की साइज की बात करें तो ये ऑलमोस्ट लार्ज कंपनीज ही है। ओवरऑल फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनीज है और फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा है। रिटर्न्स की बात करें तो इसने 2019 में ऑलमोस्ट 33% के रिटर्न्स दिए हैं, और वहीं 2020 में ऑलमोस्ट 50% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं, और वहीं लास्ट 4 मंथ्स में इसने ऑलमोस्ट 4% के रिटर्न्स दिए हैं। तो ओवरऑल रिटर्न्स की अगर हम बात करें, सिंस इंसेप्शन इसके रिटर्न्स ऑलमोस्ट 30 to 33% के रिटर्न्स रहे हैं। अब इस फंड का एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं नैस्डैक 100 के साथ। तो क्योंकि ये फंड बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, इसका ऑलमोस्ट 2.5 years का ही डेटा है, बट उसी पीरियड में अगर हम देखें तो जहाँ पे नैस्डैक 100 में अगर आपने 2.5 years बैक इन्वेस्ट किया होता आपका 100 रुपीज़, तो उसकी वैल्यू होती 170 रुपीज़। और वहीं अगर इस फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती आज के टाइम पे 177 रुपीज़। तो आप देख सकते हो कि स्लाइटली ये बेटर परफॉर्म कर रहा है नैस्डैक से, और कंसिस्टेंटली इसने नैस्डैक से नैस्डैक 100 से बेटर परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल मेरा कहना है कि अगर आपने अभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप इस फंड को देख सकते हो, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स है। और अगर आपने ऑलरेडी एक इंटरनेशनल फंड लिया हुआ है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस फंड में कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फंड्स जो है उनके मेजर पोर्टफोलियो जो है यूएस के टेक कंपनीज में ही है। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा वेरिएंस नहीं दिखेगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तो ओवरऑल अगर हम फंड का कंपैरिजन नैस्डैक 100 से भी करें, जो इसका एक्चुअली सही मायने में सही कंपैरिजन इंडेक्स लगता है मुझे, तो हम देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है ये फंड काफी अच्छा है। और वैसे भी एक्सिस म्यूचुअल फंड अपने आप में जो है ग्रोथ इन्वेस्टिंग में काफी अच्छा है, उनका फोटे रहा है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे सारे एस्पेक्ट से ये काफी अच्छा फंड लगा। तो अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो काफी सारे व्यूअर्स के रह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या मुझे इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, आई वुड नॉट से लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा बहुत हाई वैल्यूएशन है अभी यूएस के टेक स्टॉक्स की और अक्रॉस वर्ल्ड टेक स्टॉक्स की। तो आपको एसआईपी रूट में सिस्टमैटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मेरे पास एक ऑलरेडी एक इंटरनेशनल फंड है तो क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं कहूंगा कि यूजुअली आपके इंटरनेशनल फंड का टोटल पोर्टफोलियो में से 10 या
15% का ही एक्सपोजर होना चाहिए और एक अच्छा हेजिंग भी है और एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी है। अगर आपको इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आपके पास एक ऑलरेडी फंड है तो या तो आप उस फंड को एग्जिट करके इस फंड में कंप्लीटली मूव कर लीजिए, या आप उस फंड में भी कंटिन्यू कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स में गैप नजर नहीं आएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि उस फंड और इस फंड को दोनों को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि बहुत ज्यादा फंड्स रखो। बहुत ज्यादा फंड्स रखने से ट्रैकिंग में भी मुश्किल होती है, और इस तरीके से आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे फंड्स निकल के आएंगे जो एनएफओ आएंगे, तो आप जो है कंटिन्यूअसली एक के बाद एक फंड में इन्वेस्ट करते जाओगे, रादर आप कंफ्यूज भी होगे और ट्रैकिंग भी मुश्किल होगा। तो उससे अच्छा या तो आप नेस्डेक 100 ईटीएफ या नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर लो, और उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम में जब ऑलमोस्ट सारे फंड हाउस ने अपने इंटरनेशनल फंड लॉन्च कर दिए, उसके बाद थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी देख लो सबका कैसा रहा है, वो थोड़ा सा साल 2 साल का ट्रैक कर लो, और उसके बाद अपना इंडेक्स फंड को मूव कर सकते हो एक पर्टिकुलर एक्टिव फंड में जहाँ पे आपको लगता है बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ी डेटा भी आ जाएगी तब तक। और अदरवाइज अगर आप नए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप इस फंड को सिलेक्ट बिल्कुल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमें कितना परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इंटरनेशनल फंड में मुझे लगता है 10 to 15% का एलोकेशन इज द राइट फिट। और लास्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैं जल्दी जितने एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल फंड्स है उसका एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाला हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट में भी बोला है और ईमेल करके भी बोला है, तो एक जल्दी मैं एक वीडियो लाऊंगा, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी अगर आपने अभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वो वीडियो लाऊं तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए ताकि आप देख सको। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।